नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, टारगेट सीरीज़ के अंतर्गत हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है और हमने इस प्रैक्टिस सेट में कुछ बदलाव किया है। और बदलाव ये है कि एक स्लाइड पर क्वेश्चन होगा और दूसरी स्लाइड पर उस क्वेश्चंस की और उसके आंसर की और बाकी के जो ऑप्शंस हैं ना उनकी डिटेल लिखी होगी, ताकि इससे ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास इकट्ठी हो जाएगी उसी टॉपिक के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको कैसा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष की घटना है। देखिए, बारदौली सत्याग्रह है वर्ष 1928 की घटना। चलिए अब इसके जो डिटेल है ना वो भी देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, यानी पहला ही ऑप्शन। बारदौली सत्याग्रह किसानों द्वारा लगान न अदायगी का एक आंदोलन था, जो कि वर्ष 1928 में गुजरात के सूरत में हुआ था। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया और वे इसमें सफल भी रहे। इसी सफलता के चलते बारदौली की महिलाओं की ओर से गांधी जी के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ध्यान रखना, बारदौली सत्याग्रह के टाइम ही उसमें सफल होने के बाद जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको गांधी जी के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी, वो उस बारदौली महिलाओं की ओर से। ठीक है, और इसी वर्ष भारत में साइमन कमीशन भी आता है, यानी वर्ष 1928 में ही साइमन कमीशन आता है। अच्छा, साइमन कमीशन क्यों आता है? देखिए, 1919 के अधिनियम के संवैधानिक तथ्यों की जांच करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आता है, बट इसका विरोध हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, यानी अंग्रेज़ थे। इसीलिए इसको वाइट कमीशन भी बोला गया और साइमन गो बैक के नारों से इसका बहिष्कार किया गया था। ठीक है, तो ये रही हमारे सही ऑप्शन की थोड़ी सी जानकारी। थोड़ी नहीं है, काफ़ी है। ठीक है, चलिए बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, 1925 में कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। 1925 में बेलगांव, कर्नाटक में। ठीक है, वर्ष 1930 में गांधी जी द्वारा डांडी मार्च किया, साबरमती से डांडी तक, यानी अहमदाबाद तक। अहमदाबाद में ही है डांडी। ठीक है, और वर्ष 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। देखो, 1919 के अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग की गठन होना था और इसकी स्थापना वर्ष 1926 में होती है। ठीक है, तो ये रही सही आंसर की जानकारी और उसके ऑप्शंस की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से आगरा का संस्थापक कौन है। निम्नलिखित में से आगरा का संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शंस अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी या शाहजहां। देखो, आगरा का संस्थापक है सिकंदर लोदी। 1504 में, वर्ष 1504 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, सही उत्तर सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मुगल काल में यह शिक्षा का केंद्र था और यहीं पर एतमादुद्दौला का मकबरा बना हुआ है, जिसको बनवाया था नूरजहां ने। ध्यान रखना, एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था आगरा में। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, अकबर जो था वो 13 वर्ष की उम्र में शासक बनता है। बैरम खां के नेतृत्व में इसने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा। ध्यान रखना, पानीपत का तीसरा युद्ध बैरम खां के नेतृत्व में अकबर ने लड़ा। किसके खिलाफ? हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हम हेमू भी बोलते हैं, उसके विरुद्ध लड़ा और अकबर इसमें विजित भी हुआ था। ठीक है, बाबर के बारे में देख लेते हैं। बाबर ने 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं? भाग 15, भाग 18, 17, भाग 20 या भाग 18? भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं? देखिए, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भाग 18 है उसमें आपातकालीन प्रोविज़न किए गए हैं। चलिए अब डिटेल्स देख लेते हैं इनकी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाग 18, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद संख्या 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। देखिए, 352 में बोला गया है राष्ट्रीय आपात की कारण जो आपातकाल लगता है उसके बारे में, यानी कि अनुच्छेद संख्या 352 में बोला गया है राष्ट्रीय आपात, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा करना।
ठीक है। और अनुच्छेद संख्या 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दिशा में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है, ठीक है। और अनुच्छेद संख्या 360 इसमें वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है, हालांकि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है जी। चलिए, भाग 15 में क्या है, चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और चुनाव आयोग अनुच्छेद संख्या 324 से 329 तक इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। भाग 17 में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और भाग 20 में संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद संख्या 368 में प्रोविज़न किया गया है। देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, उसकी डिटेल ये रही, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस की डिटेल ये रही, ओके। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या किसी भी सदन में, या किसी भी सदन में लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है और इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है जी। तो ये रही बाकी डिटेल्स। देखिए, ऑप्शन नंबर सी यानी कि किसी भी सदन में हम शुरू कर सकते हैं, हम नहीं, मतलब जो संसद है किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद संख्या 61 में बोला गया है, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ संसद के किसी भी सदन में, किसी सदन में भी, ठीक है, किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। और ये जो प्रक्रिया होती है ना, वो प्रत्येक सदन से 2/3 बहुमत से पूर्ण होनी चाहिए, यानी 2/3 बहुमत से यह पूर्ण होनी चाहिए। और जिस दिन दूसरा सदन इस प्रस्ताव को पारित कर देगा, जिस तिथि को, उस तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटे माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर लोकसभा में जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है तो राज्यसभा इन तथ्यों की जांच करेगी। जांच करने के बाद अगर उन तथ्यों को सही पाती है कि वास्तव में लोकसभा ने जो प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रक्रिया शुरू की है वो ठीक है, तो जिस दिन राज्यसभा उस प्रपोजल को पास कर देगी तो उसी दिन से राष्ट्रपति जी अपने पद से हटे माने जाएंगे, ठीक है। चलिए, 5वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनवाली वर्तमान में किस राज्य में है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या पंजाब में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बनवाली है हरियाणा में, ठीक है। चलिए, इसकी डिटेल्स और देख लेते हैं। देखिए, हमने आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम भी तैयार किया है। देखिए, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा में है बनवाली। बनवाली के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं? जैसे राखीगढ़ी है, मिताथल है, दौलतपुर है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? देखो, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है और हुलास है। राजस्थान में कालीबंगा है, काफ़ी फेमस है, और भी हैं बट ये ज़्यादा फेमस है। पंजाब में रोपड़, जिसे आज रूपनगर कहते हैं, और संघोल, ठीक है जी। देखिए, हमने यहाँ पे ये जो मैप तैयार किया है ना, डायग्राम, देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी और सबसे पश्चिमी बिंदु हैं ये। जैसे मांडा आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु है। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मिलेगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये सबसे पूर्वी बिंदु है। और सुतका गैंडोर आपको मिलेगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ये सबसे पश्चिमी, और महाराष्ट्र के दैमाबाद में सबसे दक्षिणी बिंदु है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताऊं, अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो था उसका जो स्ट्रक्चर कैसा था, उसकी जो आकार था, आकृति कैसी थी? देखो, त्रिभुजाकार थी। आप देख लीजिए, ऐसे करके वो ऐसी थी, ऐसे करके, ठीक है। तो ये ट्रायंगल शेप बन रहा है इसका, है ना, एक सेकेंड, ये बन रहा है आपका ट्रायंगल शेप, तो वो त्रिभुजाकार थी, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? देखिए, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, और इन्होंने 1 जून से इनका कार्यकाल अगले 5 वर्ष के लिए शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए, डिटेल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय मूल के अजय बंगा। भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष चुने गए हैं, इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अजय बंगा ने डेविड मलपास का स्थान लिया है, ये भी ध्यान रखना कि अजय बंगा ने किसका स्थान लिया है? डेविड मलपास का। और इनका कार्यकाल अगले 5 वर्षों तक रहेगा। वर्तमान में विश्व बैंक में कुल 189 सदस्य हैं
विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है, जो कि अमेरिका का एक राज्य है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। ओके जी। और फिलहाल में जो अंशुला कांत हैं, जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, जो अंशुला कांत हैं वो विश्व बैंक के सीईओ हैं इस वक्त। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अजय बंगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है, प्लेइंग द पुअर, प्लेइंग एंड द पुअर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस बुक है और इसके ऑप्शंस हैं आपके डेविड रिकार्डो, गुन्नार मेंडल और बीएस मिन्हास। प्लेइंग एंड द पुअर, और इस पुस्तक के लेखक हैं बीएस मिन्हास। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बीएस मिन्हास ने प्लेइंग एंड द पुअर पुस्तक लिखी है। ठीक है। डेविड रिकार्डो की बहुत ही फेमस बुक है इकोनॉमिक एसे, इसको भी आप याद रखना। और गुरनार मेडल की बुक है एशियन ड्रामा, बहुत ही फेमस बुक है ये। ठीक है। दक्षिण पश्चिम में मानसून का समय क्या होता है? अक्टूबर से नवंबर तक, जून से सितंबर तक, मार्च से मई तक, या दिसंबर से फरवरी तक? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम में मानसून का समय होता है। ठीक है जी। अब हमने आपके लिए एक छोटा सा अपनी कंट्री का एक मैप बनाया है और हम आपको अभी थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखिए 8वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जून से सितंबर तक। ठीक है। और देखिए ये बनाया है हमने अपने प्यारे भारत का एक छोटा सा नक्शा। ठीक है। आपको पता होगा इधर अरेबियन सी है और इधर है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो जून और जुलाई का जो मंथ आता है वो काफ़ी गर्मी भरा होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ज़मीन है यहाँ पर धूप पड़ने की वजह से लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगी। और आपको पता होगा कि जब धूप से हवा गर्म होगी तो कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, हल्की हो जाती है, यानी कि यहाँ की हवा ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और जब यहाँ की हवा ऊपर हो स्टार्ट होगी उठना, तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगी, यानी कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी खाली स्थान यहाँ पर हो जाएगा। और इसी खाली स्थान को भरने के लिए जो भाप वाली हवा होती है, यानी कि जो भारी हवा होती है, वो इधर से ऐसे बढ़ेगी। ठीक है। भाप वाली हवा है, समुद्र से भाप लिए इसने, मतलब पानी इकट्ठा किया है, तो वो ऐसे करके बढ़ेगी। तो इसी को बोलते हैं मानसून। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और ये जो डिवाइडेशन हो जाती है, भारत का जो है ना, ऐसे दक्षिणी पठार जो है ये वाला, भारत का जो दक्षिण वाला पोर्शन है, ये इस हवा को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। एक तो ऐसे जाएगी, ठीक है, और एक ऐसे जाएगी। ठीक है। यहाँ पर बारिश नहीं होती है जब मानसून आते हैं, तो ध्यान रखना इसको भी। ठीक है। क्योंकि ये पड़ता है, जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ना, वो पड़ता है वृष्टि छाया क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर ये पर्वत है ऊंचा, बहुत ऊंचा पर्वत है। तो क्या होगा, ये पर्वत से टकराकर बारिश ऐसे होगी और यहाँ पर बारिश नहीं होगी इस क्षेत्र में नीचे की तरफ। ठीक है। और ये वाली जो हवा है वो क्या करेगी, जैसे ये हिमालय पर्वत है हमारा, ठीक है, ऐसे करके, तो ये ऐसे टकरा के ऐसे मुड़ेगी। ठीक है। और ये वाली ऐसे मुड़ेगी, तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में जो गंगा का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ मैं आपको थोड़ा सा समझा पा रहा हूँ। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है, भारत में सर्वाधिक ईंधन रिजर्व किसका है? प्राकृतिक तेल, कोयला, गैस या जल का? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार हैं। ठीक है, भारत में इनमें से। ठीक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कोयला। कोयला उत्पादन में देखिए सबसे प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़ उत्पादन में, ध्यान रखना। लेकिन सर्वाधिक कोयला रिजर्व में झारखंड, सबसे ज़्यादा कोयला किसके पास है? झारखंड के पास है। बट उत्पादन में, प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ के पास है। देखो मैंने यहाँ पे नोट लिखा है और इसमें लिखा है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं सबसे ज़्यादा किस से प्रोड्यूस करते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से एक क्रम में लिखा है। देखो सबसे ज़्यादा जो तापीय ऊर्जा होती है उससे, यानी थर्मो पावर जो होते हैं ना प्रोजेक्ट, थर्मल प्रोजेक्ट जो होते हैं, वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सेकंड मिलती है हाइड्रो ऊर्जा, यानी कि जो जल से जो मिलती है ना ऊर्जा, हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे होते हैं उनसे। और फिर पवन ऊर्जा, फिर आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा होती है ना, एटॉमिक ऊर्जा जो होती है, जो पावर हाउस वगैरह होते हैं वहाँ से। ठीक है। इसमें लगभग 1.5% से ज़्यादा और 2% के समथिंग हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है, सहकारी समिति के गठन से संबंधित संविधान में संशोधन कौन सा है? सहकारी समिति से संबंधित 61वां संविधान संशोधन, 52वां या 89वां या फिर 97वां? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 97वां संविधान संशोधन
सहकारी समितियों के गठन से संबंधित है और इसकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए ये रही इसकी डिटेल्स। देखिए, सहकारी समिति को संवैधानिक स्थान व संरक्षण 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2011 में मिला और इस संशोधन के माध्यम से सहकारी समिति को मूल अधिकार यानी अनुच्छेद संख्या 19 की श्रेणी में रखा है। इसको भी आप ध्यान रखना। हालांकि DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत भी अनुच्छेद संख्या 43 का ख में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसको भी आप ध्यान रखना। तो ये ऑप्शंस की जो हमारा सही ऑप्शन था उसकी डिटेल थी। बाकी के ऑप्शन ये रहे। 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में। इसके माध्यम से जो मतदान की उम्र थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि दल बदल के आधार पर जो सांसद होते हैं उनकी योग्यता निर्धारित करती है। देखो, दल बदल का मतलब होता है कि वर्ष 1985 से पहले क्या होता था कि कोई भी विधायक है या सांसद है वो जीत कर आता था तो अपने फ़ायदे के लिए वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता था, बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन होता है 2003 में और इसके माध्यम से अनुसूचित आयोग जो था यानी आर्टिकल नंबर 338 में जो था अनुसूचित आयोग, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। एक बनता है अनुसूचित जनजाति आयोग और एक बनता है अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति आयोग बनता है आर्टिकल नंबर 338 का सेक्शन ए और अनुसूचित जाति आयोग बनता है आर्टिकल नंबर 338 में। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अभिलेख न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 129 में अभिलेख न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पहले सही ऑप्शंस की डिटेल मिलेगी, उसके बाद बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी। आर्टिकल नंबर 129 अभिलेख न्यायालय का जो अर्थ होता है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यवाहियाँ होती हैं उसके फैसले होते हैं सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। यानी कि मान लो सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो केस की पहली तारीख से लेकर और उसका जब तक निर्णय नहीं आ जाता, फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता है, उसकी सारी सुनवाइयाँ, सारे एविडेंस, सारे जो भी फैसले होते हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं एक एविडेंस यानी साक्ष्य के रूप में, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की इस तरह का अगर कोई केस आता है तो पुनः उसकी स्टडी की जा सके और निर्णय दिया जा सके। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं ना वो निचली अदालतें हैं, जैसे कि हाई कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, सेशन कोर्ट हुआ, इन सभी में उनको एज ए एविडेंस प्रूफ मतलब एविडेंस के रूप में जो है जज जो होते हैं, वकील जो होते हैं वो स्टडी करते हैं और इनके आधार पर उसी तरीके का जो केस वगैरह होता है उनसे निर्णय सुनाते हैं ये लोग। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। यानी निचली अदालत में भविष्य के निर्णयों हेतु प्रयोग किया जा सकता है इनको। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन का प्रावधान करता है। आर्टिकल नंबर 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति के बारे में बात करता है। और आर्टिकल नंबर 120 इसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो ये डिटेल थी। सही ऑप्शन की डिटेल ये रही, बाकी के ऑप्शन की डिटेल ये रही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, गुलाम वंश का शासक नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमद, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन तुगलक। देखो, ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी यानी गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, ना कि गुलाम वंश का। चलिए डिटेल्स इधर है, आपको मिल जाएगी अच्छे से। और देखिए ऑप्शन नंबर डी यानी गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का शासक था और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा और गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था तुगलक वंश का। और यह 5 वर्ष तक यानी कि 5 वर्ष तक यानी गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक शासक रहा और यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जिसने नहरों का निर्माण कराया सिंचाई के लिए। ठीक है, दिल्ली का ऐसा प्रथम शासक था और यह दिल्ली का पहला ऐसा शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि। ठीक है, इल्तुतमिश जो था, बाकी के ऑप्शन देखते हैं कि इल्तुतमिश जो था जो 1210 से 1336 तक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था और यह इलबरी तुर्क था। इसी ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया और अपनी पद को वंशानुगत बनाया। रजिया सुल्तान इसी की पुत्री थी जो कि इसके बाद दिल्ली सल्तनत के प्रथम महिला शासिका बनी और रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से 1240 तक रहा। ठीक है जी। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक शासक बनता है और इसके बाद बलबन आता है जो कि लौह और रक्त की नीति अपनाता है 1287 तक।
1287 के बाद 3 साल कैकुबाद रहता है शासक। फिर जलालुद्दीन जो था ना, जलालुद्दीन खिलजी, उसने कैकुबाद की हत्या कर दी और फिर क्या होता है कि जो खिलजी वंश था उसकी नींव रखी 1290 में। 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी और फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 13, देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने करंट अफेयर के रखे हैं। ठीक है जी। आपको बताना है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 से किसे चुना गया है? रानी रामपाल, मीराबाई चानू, रोहित शर्मा, केएल राहुल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू को बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है। ठीक है। 14वां प्रश्न है, महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आपके ऑप्शंस कजाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भारत। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अस्ताना। अस्ताना किसकी कैपिटल है? कजाकिस्तान की। ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल होने वाला नया सदस्य देश कौन सा है? ईरान, तंजानिया, नेपाल या मिस्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला 9वां सदस्य देश है। ठीक है। चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सही उत्तर डी यानी मिस्र। एनडीबी इसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है। जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं ना हमारी, जैसे ब्राज़ील, ठीक, और रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब? 2014 में ब्रिक्स बैंक। बट इसका नया नाम जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक है और इसका मुख्यालय शंघाई में है। चाइना का एक शहर है शंघाई, वहाँ पर है। और मिस्र सहित इसमें कुल 9 सदस्य देश हैं। एनडीबी के अध्यक्ष डिल्मा वाला रोसेफ हैं जो कि ब्राज़ील के हैं। ठीक है जी। और अन्य सदस्य कौन कौन से हैं? बाकी सारे सदस्य देख लेते हैं। ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, उरुग्वे, यूएई, बांग्लादेश और मिस्र। और इस प्रकार इसमें कुल 9 सदस्य देश हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। ठीक है जी। और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अन्यथा टेलीग्राम पर जाइए, जीएस फाइटर्स के नाम से सर्च कीजिए, लोगो मिल जाएगा, देख लीजिए इसको। ठीक है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।